सो फिर हेलो दोस्तों। आज पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हम आज के इस वीडियो में बुक्स के साथ ही हम पढ़ने वाले हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ था। एकदम स्टोरी बेसिक समझाएंगे। सो रेगुलेटिंग एक्ट का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात, ये 1773 में आया था ये एक्ट। 1773 में जब आया था, इसमें कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट द कंपनी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड दिस एक्ट। ओके, देन द गवर्नर ऑफ बंगाल, द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल converted to as the governor general of Bengal. Okay, and the governors of the Bombay and Madras presidencies become the subordinate to the governor general of Bengal. And the board of directors was also established, and the Supreme Court was established in the Calcutta with one chief justice and other 3 judges. Today we will see that there was a act of settlement, means amendment act. Amendment act was established, that is, you can see that the amendment act of 1781. आप अपने साथ एम लक्ष्मीकांत किताब को रखिए पास में, तभी आप जान पाएंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसे कहते हैं। 1781 में इसे लाया गया था। इसे अमेंडमेंट एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स है देखिए, समझते हैं। पहला फीचर ये है, द फर्स्ट फीचर इज दैट इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। सिमिलरली इट आल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। सो इसमें क्या कहा गया है ये पहले देखिए। गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्पशन किया गया था, मतलब आउट किया गया था, इंडिपेंडेंट किया गया था। पहली बात ये, किस किस को? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्टेड किया गया था। और किसको एग्जेम्प्टेड किया गया था? न सर्वेंट्स को। किसको? न सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को भी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्प्टेड किया गया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से रेवेन्यू मैटर्स को भी एग्जेम्पशन किया गया था इसी एक्ट के अंदर, मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर। और क्या गया था? सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स के लिए ही जुरिस्डिक्शन का पावर दिया गया था। मतलब इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज हाफ द जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कलकत्ता। It also required the court to administer the personal law of the defendants. हिंदुओं को हिंदू लोग के तहत न्याय दिया जाएगा और मुस्लिमों को मोहम्मदन लॉ के अंडर जुरिस्डिक्ट किया जाएगा। ये कहा गया था इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर। It laid on the appeals from the provincial courts could be taken to the governor general. ये सुनिए, हम जानते हैं कि गवर्नर्स ऑफ द मैड्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वर द सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसी प्रोविंशियल मतलब बॉम्बे हो या फिर मैड्रास, इन्हीं सब प्रोविंशियल एरियाओं से जो भी केसेस आते थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक ना लेकर गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ही सॉल्व किया जाएगा। ये कहा गया था। इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। राइट, अंडरस्टूड? सो प्रोविंशियल कोर्ट्स से भी जितने सारे प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं होते थे, उन्हीं सबसे जो भी अपील्स आते थे सुप्रीम कोर्ट तक, उसे रद्द किया गया। मतलब प्रोविंशियल कोर्ट से जितने भी अपील आते थे उन्हें गवर्नर जनरल काउंसिल तक ही लाया जाता था, ना कि सुप्रीम कोर्ट तक लिया जाता था। और प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल में किसका कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया गया? ना गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ही पावर दिया गया कंट्रोल के लिए और रेगुलेशन के लिए। किसके लिए? प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए। मतलब कोर्ट्स एंड काउंसिल ऑफ प्रोविंशियल एरियाज आर अंडर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसी एक्ट के अंदर कहा गया था। ठीक है, तो पहला रिवीजन क्या है?
पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से आउट किया गया, एग्जेम्प्टेड किया गया। दूसरा, रेवेन्यू मैटर को एग्जेम्प्टेड किया गया। तीसरा, ओनली कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स में ही उनका जुरिस्डिक्शन को लिमिटेड किया गया था, और जो भी अपील आते थे प्रोविंशियल कोर्ट से वो जनरल इन काउंसिल में ही सॉल्व किया जाता था, ना कि सुप्रीम कोर्ट तक लिया जाता था। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम द रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट से पावर लेकर प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल को कंट्रोल को गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिया गया था। नेक्स्ट एक्ट आया था हमारा पीट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1784 में जो पीट्स इंडिया एक्ट आया था ये क्या था? ये भी उस तरह का एक्ट था, मतलब दिस वाज द एक्ट व्हिच वाज established in 1784. The Act of Settlement was established or was acted in 1781. After 3 years, in 1784, Pitt's India Act was enacted. What were the features of the Pitt's India Act 1784? Let's check. कंपनी में पहले कॉमर्शियल क्षेत्र में जो भी होता था वो कंपनी समझता था, कंपनी देख रहा था। पॉलिटिकल फंक्शंस में भी कंपनी का कंट्रोल था, पर इसने कंपनी का कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया, डिस्टिंग्विश्ड द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, दस इट एस्टैब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो सारे के सारे मैटर्स देखता था कंपनी क्या कर रहे हैं और उसका एक रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को दे देता था। पर जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तभी क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का अलग एक डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया था, और 2 डिपार्टमेंट हो गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि तुम कॉमर्शियल अफेयर्स को ही देखोगे, बाकी पॉलिटिकल अफेयर्स को नहीं देखोगे। पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो कॉमर्शियल अफेयर्स को देखने वाला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों डिपार्टमेंट हो गए एस्टेब्लिश। सो इसे कहा गया डबल गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का। और इसने एम्पावर कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। देखिए, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया का मतलब क्या है? ब्रिटिश पोजेशंस मतलब सारा का सारा इंडिया, मतलब इंडिया में जितना भी एरिया है वो सारा का सारा ब्रिटिश के अंडर नहीं था। कुछ प्रोविंशियल किंग्स के अंडर में थे, और बाकी जो किंग के अंडर नहीं थे वो सब था ब्रिटिश पोजेशन। सो उसी ब्रिटिश पोजीशंस में पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ मिलिट्री, रेवेन्यू, सिविल मैटर्स को भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, इसका पावर भी उसे दिया गया था। सो दिस एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजंस। पहला, फर्स्ट, द कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया वेर फॉर फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस। सो कंपनी जिस जिस एरिया में रूल करता था, कंपनी जिस जिस एरिया में अपना कंट्रोल रखता था, उन्हीं एरिया को ब्रिटिश पोजीशन कहा जाता था। पर किंग्स, हम जिन्हें कहते हैं देशीय राज्य, अंडरस्टूड ना, मतलब प्रोविंशियल किंग्स के अंडर जो भी एरियाज आते थे उन्हें ब्रिटिश पोजेशंस नहीं कहा जाता था। ब्रिटिश पोजेशंस वो एरिया थे जो किंग्स के अंडर नहीं आते थे। वो क्या होता था ना, ब्रिटिश और किंग्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। किंग्स अपना एरिया अपने आप देखेंगे, पर उनके बीच अलायंस होता था, टैक्स कुछ देते थे ब्रिटिश को, और बाकी जितने भी एरिया जो किंग्स के अंडर नहीं आता था उसे ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया। इसी एक्ट में ही पहली बार कहा गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। इसे टर्म्स को, ये जो टर्म है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, इसे पहली बार यूज किया गया किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। तो फिर देखिए ये क्या कहा गया, सेकंड में क्या गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारा का सारा पावर दिया गया था कि वो
कंट्रोल करे किसके ऊपर ना, कंपनी के अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी का अफेयर क्या क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा। समझे दोस्तों? अभी हम दोनों एक्ट और देखेंगे, एक्ट ऑफ 1786 और चार्टर एक्ट ऑफ 1793। फ्रेंड्स, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में अपॉइंट किया गया था। उन्होंने दो डिमांड रखे थे। पहला डिमांड था कि उन्हें पावर दिया जाए कि वो ओवरराइड कर सके उनके काउंसिल को इन स्पेशल केसेस, स्पेशल केसों में वो अपने काउंसिल में और काउंसिल के ऊपर पावर को ओवरराइड कर सकते हैं। दूसरा, वो कमांडर चीफ होने चाहिए। इन्हीं दो डिमांड के वजह से एक एक्ट आया था जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 ऑफ चार्टर एक्ट में 5 फीचर्स थे। पहले देखते हैं। आज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस, द एक्ट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को वो पावर दिया ही गया। उनके बाद भी जो गवर्नर जनरल आए बंगाल में, उन्हें भी वो पावर दिया गया और ये चलता रहा। गवर्नर प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के ऊपर भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर जो था उन्हें भी बढ़ा दिया गया। पहले तो दो सबऑर्डिनेट थे बंगाल में, मतलब गवर्नर प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसीज ऑफ चेन्नई वर द सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पर पावर्स था, और उसे किसके ऊपर ना, बॉम्बे और चेन्नई के ऊपर, मद्रास के ऊपर, उस पावर को भी बढ़ाया गया था। तीसरा क्या था ना, 20 साल तक, अगले 20 साल तक कंपनी के मोनोपोली को इंडिया में बढ़ाया दिया गया था। चौथा, जो कमांड इन चीफ होने वाले थे गवर्नर जनरल, वो कमांड इन चीफ ये गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर नहीं आने चाहिए। वो अलग है, ये अलग है। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल अलग, कमांडर इन चीफ अलग। कमांडर इन चीफ कौन हुआ था ना, गवर्नर जनरल। लॉर्ड कॉर्नवालिस का डिमांड था तो वो कमांडर इन चीफ होने चाहिए। फिफ्थ डिमांड क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर थे वो इंडियन रेवेन्यू से ही वो पेड होंगे, उन्हें सैलरी दिया जाएगा। किसमें से, इंडियन रेवेन्यू से। ये 5 फीचर्स थे चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट के, ये सब फीचर्स थे। और एक्ट ऑफ 1786 को हमने बारीकी से जाना। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से हम कोर्स कंप्लीट करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।